हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11 रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का वन शॉर्ट रिविजन। इसका मतलब एक ही लेक्चर में पूरे कंप्लीट 100% कॉन्सेप्ट्स का आज हम रिवीजन करने वाले हैं। ये लेक्चर आपको तब देखना है जब आपके एग्जाम सर पे हैं, आपको जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे जो हमने 1-1.5 घंटे में पूरे कॉन्सेप्ट समझे हैं, आज उनको हम आधे घंटे में ही सारा रिविजन कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए तो शुरू करते हैं वन शॉर्ट रिविजन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। हमें पता है, बड़ा इजी है। इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होता था? कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है तो कंपनी क्या करती है? पब्लिक से उधार लेती है, लोन लेती है, उसके बदले में कागज़ का टुकड़ा इशू कर देती है। ठीक है, प्रॉमिस करती है उस कागज़ के टुकड़े पे कि हम आपको इस दिन इसको रीपे कर देंगे, आपके लोन अमाउंट को वापस कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो इसको हम क्या बोलते थे? इशू ऑफ डिबेंचर्स बोलते थे, और वो कागज़ के टुकड़े को हम डिबेंचर बोलते थे। और जो पब्लिक हमें लोन दे रही है उसको हम क्या बोलते थे? डिबेंचर होल्डर्स। तो बस उनके पैसे को, उनसे जो लोन लिया है हमने, डिबेंचर होल्डर से जो उधारी ली है, उसको वापस कर देना, उसको रीपे कर देना, उसको हम क्या बोल देंगे? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मीनिंग क्या देखा था? मीन्स रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर से जो भी लोन लिया है उसको रीपे बैक कर देना, उसी को हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कब होगा, किस समय होगा? ठीक है, तो डिबेंचर्स को हम नॉर्मली रिडीम करते हैं ड्यू डेट। जो भी ड्यू डेट डिसाइड की गई है कि इस दिन हम आपके लोन को रीपे कर देंगे या रिडीम कर देंगे, ठीक है, कितना कितना लोन रीपे करेंगे वो भी, तो उस ड्यू डेट पे आप रिडीम करोगे डिबेंचर्स को। लेकिन बट कैन बी रिडीम बिफोर द ड्यू डेट इफ ऑथराइज्ड बाय टर्म्स ऑफ इशू। अगर आपके इशू करते समय जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुए हैं उसमें आपका कुछ और ऑथराइज किया गया है, ठीक है, जो भी ऑथराइजेशन दिया गया है आप उसके अकॉर्डिंगली ड्यू डेट के पहले भी रिडीम कर सकते हो। आ रहा है समझ में? तो नॉर्मली डिबेंचर्स को हम रिडीम करते हैं ड्यू डेट पर, बट अगर टर्म्स ऑफ इशू में कोई और डेट ऑथराइज की है तो आप ड्यू डेट के पहले भी उस डेट पर रिडीम कर सकते हो। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बड़ा इजी है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को हम कितना वापस करेंगे? तो हमने हमेशा इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी देखा है, कभी भी डिस्काउंट पे आप रिडीम नहीं कर सकते। आपको कम से कम जो फेस वैल्यू है उस पर तो आपको वापस लौटाना ही है। तो या तो एट पार आप रिडीम करोगे या तो एट प्रीमियम। आ रहा है समझ में? तो अगर आपने डिबेंचर होल्डर से एग्जाम्पल 100 रुपये का लोन लिया है तो आपको 100 रुपये तो वापस करने ही है मिनिमम। ठीक है, तो या तो एट पार दैट इज 100 रुपये पे आप वापस उनको करोगे उनके, या आप 110 रुपये दैट इज एक्स्ट्रा 10 रुपये का प्रीमियम पे उनको रिडीम करोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में भी एट पार और एट प्रीमियम। क्लियर हो गया? अब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए, ठीक है, हमने जब भी प्रॉमिस किया है, सपोज हम आपको 5 साल बाद आपके पैसे वापस करेंगे। अब 5 साल बाद हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, हमें पैसा लौटाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम कहाँ कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे फंड्स का? तो ये आपको बेसिकली बताया गया है कौन से टॉपिक में? सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो किन किन सोर्सेज से आप डिबेंचर को रिडीम कर सकते हो, एक तरीके से किन किन सोर्सेज से अपने लोन की वापसी कर सकते हो, लोन को रीपे बैक कर सकते हो। तो हमने देखे थे आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल, 3 तरीके थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम से पूरा चीज़ें समझाई थी। इशू ऑफ डिबेंचर्स में बेसिकली कंपनी ने पब्लिक से लोन लिया 5 लाख रुपए का, उसके बदले में ये कागज़ का टुकड़ा इशू किया जिस पे लिखा कि हम आपको 5 लाख रुपए 5 साल बाद वापस कर देंगे। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स की आपने जर्नल एंट्री देख ली थी प्रीवियस चैप्टर में। फिर आफ्टर 5 ईयर्स, अब हम इस चैप्टर में ये 5 साल बाद जब डिबेंचर को रिडीम किया जाएगा, जब लोन को रीपे बैक किया जाएगा, तब क्या एंट्रीज होंगी, तब क्या ट्रीटमेंट होगा, तब क्या प्रोसीजर होगा, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली पब्लिक क्या दिखाएगी? वो कागज़ का टुकड़ा दिखाएगी कंपनी को कि आपने देखो हमें ये प्रॉमिस किया था। तो अब वो समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है कि आपको हमारा पैसा वापस करना है, और कंपनी क्या करेगी? उनको उनके पैसे वापस कर देगी, रीपे बैक कर देगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब ये पैसा वापस करने के लिए सोर्सेज चाहिए। तो 2 तरीके थे, ठीक है, मैंने आपको सिखाया था। एक थी पागल सी कंपनी जिसको कुछ समझ में नहीं आता, जो एंड टाइम पर तक हाथ में हाथ धर के बैठी रहती है। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज कौन सा मेथड अडॉप्ट करती हैं? आउट ऑफ कैपिटल। आ रहा है समझ में? तो आउट ऑफ कैपिटल मेथड में क्या होता है? बेसिकली कंपनी बैठी रही, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, 5 साल तक बैठी रही हाथ पे हाथ धरकर। अब रिडेम्पशन का दिन आ गया, अब समझ नहीं आ रहा कि 5 लाख कहाँ से अरेंज करें, तो कभी अपने असेट्स बेच रही है,
ठीक है, अपने कैपिटल में से पैसे विड्रॉ कर रही है या किसी और से लोन लेके फिर इनको रिडीम कर रही है। तो ऐसे जुगाड़ू डिसीजंस ले रही है कंपनी, कौन से केस में, आउट ऑफ कैपिटल के केस में, ठीक है, जो कि जनरली बहुत ही गलत डिसीजंस होते हैं, जो कि बहुत रिस्की डिसीजंस होते हैं। आ रहा है समझ में। और केस 2 में क्या होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट। इसमें कंपनी थोड़ी समझदार है। कंपनी क्या कर रही है कि कंपनी यहाँ पर डिबेंचर्स इशू करने के बाद पहले ही वो डिसाइड कर रही है कि भाई 5 साल बाद हमें रिडेम्पशन के लिए 5 लाख रुपए लगेगा, तो अभी से थोड़ा थोड़ा हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से जो कमाते जाएंगे हम प्रॉफिट, उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम सेट असाइड करते जाएंगे, किनारे करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, आउट ऑफ प्रॉफिट में 5 साल का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 5 साल तक कंपनी ने क्या किया, 5 साल के जो प्रॉफिट्स थे उनसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट वो एक गुल्लक में, एक रिजर्व में डालती गई, ठीक है। तो 5 लाख में से 1 लाख उसने DRR में डाल दिया, 4 लाख में से 1 लाख उसने उस रिजर्व में डाल दिया, 6 में से 2 लाख, यहाँ पे 0.5 लाख, यहाँ पे 0.5 लाख। तो इस तरह से 5 साल में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में से अमाउंट इकट्ठा करके 5 लाख रुपए एक रिजर्व में इकट्ठा कर लिया, एक गुल्लक में इकट्ठा कर लिया। आ रहा है समझ में, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर कंपनी बहुत स्मार्ट प्लानिंग के साथ कंपनी ने अपना पूरा रिडेम्पशन के दिन के पहले तक अपना पूरा अमाउंट इकट्ठा कर लिया, और रिडेम्पशन आने पर वो उसको बिल्कुल रिलैक्स थी, उसको कुछ दिमाग नहीं लगाना था, क्योंकि ऑलरेडी वो पूरी प्लानिंग से पैसा सेट असाइड कर चुकी है, उसको अब सीधे क्या करना है, रिडीम करना है। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से हमने देखा था कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर है, एनी डे आउट ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप प्लान्ड वे में पूरा फंड्स आप सेट असाइड करते हो, और यहाँ पर डिसीजन जो भी लेती है कंपनी वो बहुत ही जल्दबाजी में या हेस्ट में डिसीजन लेती है, जो कि एक तरीके से गलत होता है, ठीक है। तो एनी डे आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड इज फार बेटर। समझ में आ रहा है। तो हमने सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में देखा था, आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या था, जब रीपेमेंट इज मेड बट नॉट आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्नड, ठीक है। तो यहाँ पर रीपेमेंट हो तो रहा है, कंपनी वापस तो कर रही है, लेकिन जो प्रॉफिट्स अर्न किए गए हैं, जो कमाई की है कंपनी ने, उसके थ्रू नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि एंड टाइम पे यहाँ पर एंड टाइम पे कंपनी रिडेम्पशन के लिए पैसे अरेंज कर रही है बेसिकली। इस तरह से याद रखोगे तो याद रहेगा। आउट ऑफ प्रॉफिट में व्हेन रीपेमेंट इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स अर्न, तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर कंपनी जो कमाई की है कंपनी ने कमा कर वापस कर रही है, ठीक है। तो एनी डे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी तरीका कौन सा है, आउट ऑफ प्रॉफिट। इसलिए जो कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड के थ्रू रिडीम करती हैं उनकी क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा होती है, लोग उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है। लोग उनको लोन देने से हिचकिचाते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी प्लान्ड वे में हमें अपना पैसा वापस कर देगी। आ रहा है समझ में, ठीक है। एंड थर्ड सोर्स क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आ गया रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मीनिंग, टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। इसमें अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा, सबसे पहले अब रिडेम्पशन के लिए हमें क्या प्रोसीजर, क्या स्टेप्स फॉलो करनी होंगी, उसकी गाइडलाइंस हमें दी हुई हैं सेबी में, ठीक है। कंपनीज एक्ट में आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिडेम्पशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी गाइडलाइंस, तो ये फॉलो करते हुए, हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए देन हमें रिडेम्पशन करना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। सीधे रिडेम्पशन की डेट पे जंप नहीं मारना है, उसके पहले थोड़े से कुछ हमें प्रोसीजर फॉलो करने होंगे, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है क्या, क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो DRR आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, क्या होता है DRR, कुछ भी नहीं, जो प्रॉफिट से आपने अमाउंट सेट असाइड किया है गुल्लक में, ठीक है, एक रिजर्व में, बस उस रिजर्व का नाम ही होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ऐसा रिजर्व, ऐसी गुल्लक जो क्रिएट की गई है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, ठीक है, नाम में ही आंसर है। तो यहाँ पर जो हम प्रॉफिट में से अमाउंट सेट असाइड करते जा रहे थे हर साल एक गुल्लक में, बस इस गुल्लक को नाम दे दिया गया है क्या, DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो सबसे पहला स्टेप है आपको DRR क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। DRR इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। तो प्रॉफिट में से जो हमने सेट असाइड किया है अमाउंट, ठीक है, हमने किस में सेट असाइड करते हैं, हम DRR में सेट असाइड करते हैं। तो DRR एक ऐसा रिजर्व है जिसमें हम सेट असाइड करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ऐसा प्रॉफिट जो हम जिससे हम डिविडेंड पे करने वाले हैं, ठीक है, उस प्रॉफिट में से हम थोड़ा सा अमाउंट DRR में के रिजर्व में क्या कर लेते हैं, किनारे कर लेते हैं। किस पर्पस से, फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स को रिडीम करने के पर्पस से हम ये रिजर्व या ये गुल्लक को बनाते हैं। आ रहा है समझ में। DRR इज अ स्पेसिफिक रिजर्व विच कैन ओनली बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो मैंने आपको स्पेसिफिक रिजर्व बताया है, मुझसे शादी करोगी का एग्जाम्पल बताया था। सलमान खान ने
3 गुल्लक बनाई थी, एक माँ के ऑपरेशन के लिए, एक बहन की शादी के लिए, इस तरह से उसने गुल्लक बनाई हुई थी। तो इसी तरह से इस गुल्लक पे भी नाम क्या लिख दिया गया है, DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो इस गुल्लक को आप हाथ नहीं लगा सकते किसी और पर्पस के लिए। इस गुल्लक का जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाएगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए ही, ठीक है। तो इसलिए DRR को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व। तो DRR इज अ स्पेसिफिक रिजर्व विच कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। DRR क्या होता है वो हमने देख लिया। अब DRR कितना बनाना है, DRR shall not be less than 10% of face value of outstanding debentures। तो कंपनी ने जितने टोटल डिबेंचर्स इशू किए हैं, जितने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं, मतलब कंपनी ने अभी कंपनी के सर पे जितना आउटस्टैंडिंग लोन है एक तरीके से, ठीक है, डिबेंचर्स एक तरीके से लोन ही होता है, तो जितनी उधारी है, जितना लोन है, जितने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है, उसकी फेस वैल्यू का 10% हमें DRR क्रिएट करना है। आ रहा है समझ में? बट DRR should be 100% of the face value of outstanding debentures if debentures are redeemed out of profits alone। तो बड़ा दिमाग, बहुत कॉमन सेंस सी बात है, क्या है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के थ्रू ही अपना रिडेम्पशन करने वाले हैं, अकेले आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही रिडेम्पशन करने वाले हैं, तो DRR में हमें पूरा अमाउंट जितना हमें रीपे करना है, पूरा 100% अमाउंट हमें किनारे करना होगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि पूरा आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही रिडीम करने वाले हो। तो इसीलिए यहाँ पर 5 लाख रीपे करना था हमें, पूरा का पूरा 5 लाख हम आउट ऑफ प्रॉफिट जब कर रहे थे, तो पूरा का पूरा 5 लाख का हमें DRR बनाना पड़ा, ठीक है, ताकि हम पैसा रिडीम कर पाए रिडेम्पशन वाले दिन। आ रहा है समझ में? इसीलिए यहाँ पर हमें 100% बनाना पड़ेगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया है कि आउट ऑफ प्रॉफिट अलोन अगर आप रिडीम कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने टोटल डिबेंचर्स हैं आउटस्टैंडिंग, बस उतने पूरे अमाउंट का आपको DRR क्रिएट करना पड़ेगा, पूरे 100% अमाउंट से। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? और ये हमेशा याद रखना है कि फेस वैल्यू पर आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज। चलिए, तो इसका मतलब अगर सिर्फ बोला है कंपनी यहाँ पर कि कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट अलोन रिडेम्पशन करने वाली है, सोर्स ऑफ रिडेम्पशन जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट होने वाला है, तो आपको क्या करना है, 100% DRR क्रिएट कर देना है। बट अदर केसेस में आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट एंड जो आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर प्रॉफिट में से भी देगी, लेकिन कुछ हिस्सा कैपिटल में से भी वो रिडेम्पशन के लिए देगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इस केस में आपको मिनिमम 10% का तो DRR बनाना ही बनाना है, ठीक है। किस पर? फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स पर। समझ में आ गया? DRR शुड बी क्रिएटेड एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन और डेट मेंशन इन द क्वेश्चन। और DRR कब बनाना है? DRR रिडेम्पशन की डेट से पहले कभी भी किसी भी डेट को बना सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन्ड है तो हम उसको फॉलो करेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो DRR आप किसी भी डेट को बना सकते हो, बस रिडेम्पशन से पहले होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक डेट दी है कि इस दिन कंपनी ने DRR बनाया, तो आप उस डेट पे DRR क्रिएट कर लोगे, ठीक है। तो DRR से रिलेटेड सारी बातें समझ में आ गई। DRR क्या है? एक रिजर्व है जिसमें हमने जो प्रॉफिट्स में से हम सेट असाइड करते हैं, ये एक तरह से स्पेसिफिक रिजर्व है। DRR मिनिमम 10% बनाना पड़ेगा फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स पे, एंड 100% बनाना पड़ेगा इन केस अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स अलोन हम रिडेम्पशन कर रहे हैं तो, ठीक है। DRR को हम रिडेम्पशन डेट के पहले पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा, या क्वेश्चन में जो डेट दी है उसको फॉलो करना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, DRR इज ओनली रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उन पर ही DRR बनेगा। जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उन पर DRR नहीं बनेगा, ठीक है। तो फॉर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स DRR हमारा नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पर DRR बनेगा। लेकिन अगर पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं तो बड़ा ईजी है, जो हिस्सा कन्वर्टेबल है उस पर DRR नहीं बनेगा, जो हिस्सा नॉन कन्वर्टेबल है उस पर DRR बनेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कन्वर्टेबल हिस्से पे DRR नहीं बनेगा, नॉन कन्वर्टेबल हिस्से पे DRR बनेगा, ठीक है। सिंपल है, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल का समझ में आ गया लॉजिक। अब जर्नल एंट्री पे आ जाते हैं। बहुत सिंपल सी जर्नल एंट्री है। वैसे जनरली क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता, बट यहाँ पर हमें क्योंकि दिया हुआ है, जर्नल एंट्री पूरी क्या होगी देख लेते हैं। जनरल रिजर्व डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व डेबिट, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो बेसिकली जनरल रिजर्व से पैसा सेट असाइड करेंगे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से, एंड देन सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इस तरह से आप अपनी DRR की पूरी गुल्लक यहाँ पर बना लोगे। आ रहा है समझ में? अमाउंट ट्रांसफर टू DRR। तो जनरली आपको क्वेश्चन में ये दोनों नहीं दिए होते हैं, अगर दिए होंगे तो आप इनसे पहले अमाउंट ट्रांसफर करोगे DRR में, उसके बाद भी अगर अमाउंट बच गया है तो आप सरप्लस को डेबिट करोगे। बट अगर ये दोनों नहीं दिए तो आपको हमेशा जनरली एंट्री यही करनी पड़ेगी, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। समझ में आ गया?
अब कौन सी कंपनी को DRR क्रिएट करना है, ठीक है, और कौन सी कंपनीज को नहीं करना है, किनको एग्जेम्पशन दी गई है, उसके लिए हमने एक टेबल बनाया था। उस टेबल में एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। पहले आप जल्दी से ये देख लो कि आपको DRR के प्रोविजन सारे क्लियर हैं या नहीं। फर्स्ट स्टेप DRR क्रिएट हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको एक बड़ा मज़ेदार स्टोरी सुनाई थी, ठीक है, एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं। तो बेसिकली आपकी नई नई जॉब लगी, आपने सैलरी कमाना स्टार्ट किया, ठीक है, आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हुआ। अब आपने सोचा कि भाई मैं 4 साल बाद कार लूँगा, ठीक है, या कार लूँगी। तो आपने क्या किया, हर साल जो आपको सैलरी मिलती थी उससे आप अमाउंट सेट असाइड कर लेते थे, ठीक है, और आपने कार रिजर्व बना लिया। जैसे यहाँ पे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाते थे वैसे आपने कार रिजर्व बना लिया। और जैसे यहाँ पे प्रॉफिट से आप DRR क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पर अब आप अपनी सैलरी से, अपनी कमाई से आप कार रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने हर साल 1-1 लाख रुपए इस कार रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो आपने एंट्री क्या करी, जैसे हम यहाँ पर करते थे सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो यहाँ पर आपने एंट्री कर दी, सैलरी से आप ले रहे हो तो सैलरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कार रिजर्व 1 लाख, ठीक है। अब 4 साल बाद वो दिन आ गया जब आपको कार लेनी थी। अब आप ये कागज़ का टुकड़े पे एंट्री देख रहे हो कि अच्छा मैंने तो एंट्री की है, बट फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि आपने एक्चुअली तो कोई पैसा सेट असाइड किया ही नहीं है। ये तो आपने एक बेसिकली दिखावटी एंट्री करी है, फॉर्मेलिटी भरी एंट्री की है। क्योंकि इसमें देखो ज़रा ध्यान से, क्या कैश या बैंक डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, कैश या बैंक का कुछ भी लेन देन हो नहीं रहा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो प्रॉफिट्स को सेट असाइड करने वाली एंट्री है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, ये सिर्फ एक दिखावटी, एक फॉर्मेलिटी भरी एंट्री है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली कैश को आप सेट असाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो एक्चुअली कैश को आप सेट असाइड किस में करोगे, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करोगे, जैसे आपको कार खरीदनी थी तो 1 लाख रुपए आप दिखा दोगे कि हमने कार रिजर्व बना दिया या हमने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना दिया, ठीक है। अब उस पैसे को या तो आप हर साल अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा अपने अलमारी की तिजोरी में रखते रहो, ठीक है। तो 4 साल बाद जितना पैसा आपने डाला है उतना ही निकलेगा, ठीक है। आइडियली वो पड़ा रहेगा, पैसा फालतू पड़ा रहेगा, बट उस पैसे को आप स्मार्टली क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी भी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। FDs खरीद सकते हो, सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हो, शेयर्स खरीद सकते हो, बहुत सारी जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस है। तो इसी तरह कंपनी क्या करती है, कंपनी एक ये दिखावटी एंट्री तो कर देती है, DRR की दिखावटी एंट्री कंपनी कर देती है, लेकिन इसके बाद कंपनी जो एक्चुअली जो पैसा है, फंड्स जो है, ठीक है, उसने कंपनी ने दिखा दिया कि हमने 1 लाख रुपए DRR में डाल दिया, बट फिर यहाँ पर एक्चुअली जो पैसा है कंपनी क्या करती है, उसको इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है। तो उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोल देते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। आ रहा है समझ में। तो जो फंड्स हम यूज़ करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन के लिए, उसको हम अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया था, हमेशा की तरह आपको याद करवाने के लिए कि भाई जैसे हमने मूवीज़ में देखा है कि बेटी की शादी है, ठीक है। तो बेटी की शादी है 4 साल बाद, तो आप क्या करोगे, अभी से उसका फंड्स जोड़ने लगोगे, अभी से पूंजी इकट्ठी करने लगोगे, अभी से इन्वेस्टमेंट करने लगोगे। फिर जब बेटी की शादी होगी उसके जस्ट पहले या उस दिन आप क्या करोगे, अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच के उस पूंजी से पैसा आप रियलाइज़ कर लोगे। आ रहा है समझ में, और उससे बेटी की शादी कर दोगे। तो बस यही वाला बिल्कुल सिस्टम है आपका डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का। तो चलो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। DRI का मतलब क्या होता है, DRI शुड बी एटलीस्ट 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। तो DRI हमें कम से कम 15% बनाना है, लेकिन किसका बनाना है, यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, जितने डिबेंचर हम रिडीम कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू, समझ में आ रहा है। और DRR हम बनाते हैं 10%, 10% ऑन फेस वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। तो अगर कंपनी के पास टोटल 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, ठीक है, कंपनी ने एक तरीके से 10 लाख का लोन लिया है, तो DRR आपको बनाना पड़ेगा 10 लाख पे 10%। आ रहा है समझ में। वहीं पर अगर कंपनी उस 10 लाख में से सिर्फ 3 लाख वापस कर रही है, रिडीम कर रही है अभी, तो आपको रिडेम्पशन की डेट के पहले पहले आपको ये एटलीस्ट 15% उस 3 लाख का 15% आपको DRI इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। बट अगर कंपनी पूरा 10 लाख एक साथ ही रिडीम कर रही है तो आप 10 लाख पे 15% निकालोगे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि DRI हमेशा डिबेंचर्स रिडीम जो कर रहे हो उसकी फेस वैल्यू पे आपको क्रिएट करना है 15% से, और DRR आपको हमेशा 10% या 100% जो भी केस है वो आपको क्रिएट करना है फेस वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स पे, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। अब DRI कब खरीदना है, ये इन्वेस्टमेंट्स कब खरीदने हैं, हमेशा आप फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल के बीच में ही DRI खरीद सकते हो। तो आपको कैसे दिमाग लगाना होगा, जब भी आपका रिडेम्पशन ड्यू है उसके जस्ट पहले वाला कौन सा अप्रैल है,
ठीक है। उस जैसे आपका रिडेम्पशन सपोज जून में ड्यू है, ठीक है, तो जून 2020 में ड्यू है, तो जून 2020 से जस्ट पहले वाला आपका कौन सा अप्रैल है, अप्रैल 2020। तो आपको इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक के बीच में, इस ड्यूरेशन, इस महीने में ही आपको DRI परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज आपका है 31 मार्च 2021 को रिडेम्पशन ड्यू, तो उस रिडेम्पशन से जस्ट पहले वाला अप्रैल कौन सा हो जाएगा, अप्रैल 2020 होगा अगेन। तो आपको 1 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2020 के बीच में इन्वेस्ट करना होगा। आ रहा है समझ में? तो एनी हाउ आपको 30 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है, उसके पहले पहले आपको DRI में परचेज करना पड़ेगा, DRI में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बड़ी सिंपल है, हमने 11th क्लास में सीखी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट क्रिएट हो रहा है एक तरीके से, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दे दिया है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए जो पैसा हमने इकट्ठा किया उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो इसलिए इसको डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। तो ये आप जब DRI परचेज करोगे तब आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो बेटी की शादी के लिए हमने पूंजी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, बेटी का शादी का दिन आ जाएगा, रिडेम्पशन का दिन आ जाएगा, तो उस दिन हम क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री पास करेंगे सेल ऑफ DRI की ऑन और बिफोर रिडेम्पशन डेट, ठीक है। क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, जस्ट उल्टी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर DRI बेच रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स बेच के हमें पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब इस केस में आप इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हो, तो इंटरेस्ट अर्न क्या हो जाएगा, आपका इनकम होता है, तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे। तो जैसे आपने सपोज 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, लेकिन अब आपको इंटरेस्ट के साथ 110 रुपये मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 110 टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना, 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो आप, ठीक है, एंड टू इंटरेस्ट अर्न आपका आ जाएगा 10 रुपीज़। समझ में आ रहा है किस तरह से एंट्री होगी, ठीक है। इससे रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, तो आप क्वेश्चंस देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो DRI का समझ में आ गया। तो DRR क्या था, DRR एक झूठी दिखावटी एंट्री थी, ठीक है, लेकिन असलियत में जो रियल इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आपका डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका बैंक अकाउंट देखो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसा आपका जा रहा है, एक्चुअली आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, बट वो सिर्फ एक दिखावटी एंट्री थी कि भाई हम प्रॉफिट से अपना सेट असाइड कर रहे हैं एक गुल्लक में अमाउंट। समझ में आ रहा है? तो DRR DRI क्लियर हो गए, ठीक है। अब इसके लिए हम एक टेबल देखेंगे इसके बाद, जिसमें कौन सी कंपनीज को DRR बनाना है और कौन सी कंपनीज को DRI बनाना है और कौन सी कंपनीज एग्जेम्प्टेड हैं, वो सब उसमें क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। अब टेबल देख लेते हैं कि DRR DRI कौन सी कंपनीज को बनाना है और कौन सी कंपनीज को नहीं बनाना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है ये, क्योंकि यहाँ पर आपके हर क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई करेंगे कि वो किस तरह की कंपनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होगा कि अच्छा इस कंपनी को DRR बनाना है नहीं बनाना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी पूरी जर्नल एंट्रीज बेस्ड होंगी। तो इसीलिए आपको इस पूरे टेबल को बाय हार्ट लर्न करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे। सबसे पहले तो देखो ध्यान से, अगर डिबेंचर्स इशू किए हैं किसने, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बैंकिंग कंपनीज या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये तीनों सबसे ज़्यादा रईस लोग हैं, मैंने आपको बोला था अमीर लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग कंपनीज है, इनके पास पैसा ही पैसा है। तो मैंने आपको इस तरह से याद करवाया था कि ये बहुत अमीर लोग हैं, पैसा ही पैसा है, तो भाई इनको ना DRR बनाना है ना DRI में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट फंड्स होंगे आपके डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको याद करवाया था, तो आप याद रखिएगा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, इन सबको ना DRR क्रिएट करना है ना DRI में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इतना याद हो गया। चलो अब आ जाते हैं लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज पे। तो लिस्टेड कंपनीज में, ठीक है, आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी एंड अदर लिस्टेड कंपनी। तो NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इनको आपको क्या करना है, DRR नहीं बनाना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? और अदर लिस्टेड कंपनी को भी DRR नहीं बनाना है। तो लिस्टेड कंपनीज में चाहे वो NBFC हो, चाहे वो HFC हो, चाहे अदर लिस्टेड कंपनीज हो, ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी किसी भी प्रकार की हो, DRR उसको नहीं बनाना है। लेकिन लिस्टेड कंपनी किसी भी प्रकार की हो, उसको DRI में इन्वेस्ट जरूर करना है। ठीक है, फिर से अगेन रिवाइज करते हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनीज, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ना DRR बनाना है ना DRI बनाना है। लिस्टेड कंपनी NBFC हो, HFC हो या कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, ठीक है, उसको DRR तो नहीं बनाना, लेकिन DRI में इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? तो इन केस में डीआरआर की एंट्रीज नहीं होंगी, सीधे आप डीआरआई की एंट्रीज करोगे। समझ में आ गया? अब अनलिस्टेड कंपनीज का केस देख लेते हैं। तो अनलिस्टेड कंपनीज में जो हमारी एनबीएफसी और एचएफसी है, ठीक है, एनबीएफसी और एचएफसी को आपका ना डीआरआर बनाना है ना डीआरआई बनाना है, लेकिन इनके अलावा जो बची हुई अदर अनलिस्टेड कंपनीज हैं, ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज जो ना ही एनबीएफसी हैं और ना ही एचएफसी हैं, उनको डीआरआर भी बनाना है और डीआरआई में भी इन्वेस्ट करना है। तो सिर्फ और सिर्फ जो अदर अनलिस्टेड कंपनीज हैं, मतलब ऐसी कंपनीज जो एनबीएफसी भी नहीं है और एचएफसी भी नहीं है, उन्हीं को डीआरआर भी बनाना होगा और डीआरआई में भी इन्वेस्ट करना होगा। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको अदर अनलिस्टेड कंपनी आता है तो आपको डीआरआर की भी एंट्रीज करनी होगी और डीआरआई की भी एंट्रीज करनी होगी, ठीक है। बाकी कोई भी अनलिस्टेड कंपनी एनबीएफसी एचएफसी है तो आपका ना ही डीआरआर क्रिएट होगा ना ही डीआरआई बनेगा, सीधे आप रिडेम्पशन की एंट्रीज करोगे। लिस्टेड कंपनीज में कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, डीआरआर नहीं बनेगा लेकिन डीआरआई में इन्वेस्ट होगा हर बार, ठीक है, चाहे वो एनबीएफसी हो, एचएफसी हो या अदर लिस्टेड कंपनी हो। और जो हमारी सबसे एलीट क्लास अमीर लोग, एआईएफआई हो, बैंकिंग कंपनी हो या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, इनको ना ही डीआरआर बनाना है ना ही डीआरआई। तो जल्दी से ये टेबल देख लो, रिवाइज कर लो अच्छे से, ठीक है। टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। चलिए, तो टेबल देखने के बाद अब हम फाइनली उस दिन पे आ चुके हैं, उस ऐतिहासिक दिन पे आ चुके हैं जिस दिन आप डिबेंचर रिडीम करने वाले हो, ठीक है। तो ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन आप क्या एंट्रीज करोगे? तो आपको हर बार जब भी रिडेम्पशन होगा तो ये 2 एंट्रीज करनी होंगी। पहली एंट्री क्या? पहली एंट्री आप अमाउंट ड्यू करोगे, कितना रिडीम करना है, कितना रीपे करना है आपको डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। तो उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी? जब डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। एक तरीके से क्या हो रहा है, हम लोन ले रहे हैं, अब लोन को वापस दे रहे हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटी कम हो रही है एक तरीके से, तो हम परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। कितने से डेबिट करोगे? हमेशा फेस वैल्यू से ही परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। समझ में आ रहा है? तो फेस वैल्यू से आप डेबिट कर दोगे। अब अगर आप प्रीमियम भी दे रहे हो रिडेम्पशन के समय, 100 रुपए की फेस वैल्यू वाली डिबेंचर को आप 110 पे रिडीम कर रहे हो, तो वो प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट आपका 10 रुपए से यहाँ पर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? इशू करते समय जो हमने प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट को क्रेडिट किया था, उसको लाइबिलिटी बनाया था, क्रिएट किया था, अब उस लाइबिलिटी को भी हम रीपे कर रहे हैं, तो इसलिए उसको भी हम क्या कर रहे हैं, डेबिट। और इन दोनों का टोटल अमाउंट आपको क्या देना होगा, डिबेंचर होल्डर्स को। तो एग्जाम्पल, आपका 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स को आप 110 में वापस कर रहे हो, तो आप क्या एंट्री कर दोगे? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 10 एंड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। आपको टोटल डिबेंचर होल्डर्स को कितना देना है? 110 रुपये देना है, ठीक है। तो पहली एंट्री क्लियर हो गई, ये आप ड्यू करने की एंट्री कर दोगे। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर्स को पे करने की एंट्री। जितना अमाउंट ड्यू किया, कितना ड्यू कर दिया, डिबेंचर होल्डर्स को कितना देना है? 110 रुपये देना है, तो अब डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से पेमेंट करने की एंट्री कर देंगे, कितने? 110 रुपीज़ से। समझ में आ गया? तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी डिबेंचर को रिडीम करना के ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी, रिडेम्पशन ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी, एंड सेकेंड एंट्री हो जाएगी हमारा पेमेंट करने की एंट्री डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। तो ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन आपकी ये 2 एंट्रीज होंगी। समझ में आ गया? चलिए, तो अब रिडेम्पशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एक आखिरी फाइनल स्टेप बचा है, दैट इज हमें क्या करना होगा? ट्रांसफर प्रोपोर्शनेट डीआरआर टू जनरल रिजर्व। तो आपको याद है हमने सबसे पहले एक डीआरआर का मटका, डीआरआर की गुल्लक बना के रखी हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया? डीआरआई में इन्वेस्ट किया, डीआरआई को बेच दिया, रियलाइज कर दिया और रिडेम्पशन भी कर दिया। लेकिन अब वो डीआरआर की गुल्लक का कोई यूज़ बचा ही नहीं, ठीक है। बेटी की शादी हो चुकी है तो वो डीआरआर की गुल्लक का कोई यूज़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब वो एक स्पेसिफिक रिजर्व था, ठीक है। तो अब उसमें अमाउंट अगर पड़ा रहा, हमारा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की अगर गुल्लक में जो भी अमाउंट है वो हम रिडेम्पशन पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए अब क्या करना पड़ेगा? रिडेम्पशन हो गया तो उस गुल्लक का कोई यूज़ नहीं है, तो उसको हम एक जनरल गुल्लक में ट्रांसफ़र कर देंगे। उस जनरल गुल्लक को हम क्या बोल देंगे? जनरल रिजर्व। आ रहा है समझ में? तो आफ्टर डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड, डीआरआर इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। तो डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के बाद हम क्या करते हैं? डीआरआर को ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व में। उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? बड़ी ही सिंपल है। डीआरआर का गुल्लक जब हम क्रिएट करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, अब उस गुल्लक को हम फोड़ रहे हैं तो हम क्या कर देंगे? डेबिट। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो तो अपन जनरल रिजर्व को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो बेसिकली डीआरआर से आप जनरल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने की एंट्री करोगे। ये भी दिखावटी एंट्री एक तरीके से, हमने पहले दिखावटी एंट्री की कि हमने प्रॉफिट्स में से सरप्लस जो है, सरप्लस बैलेंस में से हमने डीआरआर क्रिएट कर लिया। अब रिडेम्पशन हो गया तो डीआरआर से हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया इतना?
चलिए अब लास्ट एक पॉइंट हमें देखना है कि कंपनी के पास ऑप्शंस कैसा है, मतलब कैसे कैसे ट्रांसफर कर सकती है कंपनी। तो या तो प्रपोर्शनेट अमाउंट में ट्रांसफर कर सकती है आफ्टर एवरी रिडेम्पशन, तो या तो कंपनी क्या कर सकती है टुकड़ों टुकड़ों में डीआरआर ट्रांसफर कर सकती है जनरल रिजर्व में, या फुल अमाउंट आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ ऑल डिबेंचर्स। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं कंपनी के पास, तो जरूरी नहीं है कि कंपनी वो पूरा लोन एक साथ 10 लाख रुपए रीपे करे, कंपनी इंस्टॉलमेंट में भी रीपे कर सकती है। तो जैसे जैसे कंपनी रिडेम्पशन करती जाएगी उसका प्रपोर्शनेट अमाउंट जो डीआरआर में पड़ा है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे 10 लाख में से मैंने 4 लाख वापस कर दिए, तो 4 लाख का 10% दैट इज 40,000 में अब जो डीआरआर में मेरा मेंटेन्ड है, ठीक है, उसका कोई यूज बचा नहीं, तो उसको हम क्या करते जाएंगे जनरल रिजर्व में। फिर मैंने 3 लाख वापस किए, तो 3 लाख का 10% 30,000, तो मैं 30,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगी। आ रहा है समझ में? तो जितना जितना रिडीम करते जा रहे हैं उसका 10% आपका डीआरआर में पड़ा होगा, उसको भी आप जनरल रिजर्व में हर रिडेम्पशन के बाद करते जाओगे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? ठीक है। या तो एक तरीका ये है कि आप प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डीआरआर आफ्टर एवरी रिडेम्पशन ट्रांसफर करते जाओ जनरल रिजर्व में, या दूसरा तरीका क्या है कि मैं जब तक पूरा 10 लाख रीपे नहीं कर देती, जब तक फुल अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन नहीं हो जाता, उसके बाद ही मैं क्या करूंगी डीआरआर एक साथ पूरा का पूरा उठा के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टुकड़ों टुकड़ों में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करूंगी, मैं पूरा रिडेम्पशन कंप्लीट होने के बाद एक साथ जो पूरा डीआरआर आपका बना हुआ था, सपोज 1 लाख से 10 लाख का 10% 1 लाख का डीआरआर बना होगा, तो मैं इकट्ठा 1 लाख उठा के जनरल रिजर्व में डाल दूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो भी मेंशन्ड है आपको उसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आपका प्रपोर्शनेट वे में ड्रॉ ऑफ लॉट्स के तरीके से, इंस्टॉलमेंट के तरीके से आप रीपे बैक कर रहे हो अगर, ठीक है, तो आप इसी को फॉलो करोगे, हर रिडेम्पशन के बाद उसका प्रपोर्शनेट डीआरआर अमाउंट आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि भाई आपको प्रपोर्शनेट अमाउंट में नहीं, आपको पूरा डीआरआर का अमाउंट आफ्टर फुल रिडेम्पशन ही करना है, तो फिर आप प्रपोर्शनेट वाली एंट्रीज नहीं करोगे। ठीक है, आप हर रिडेम्पशन के बाद एंट्री नहीं करोगे, जब पूरा 10 लाख का रिडेम्पशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इकट्ठा एक सिंगल एंट्री करोगे जिसमें आप पूरा 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। समझ में आया? तो आपको क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज़। बाकी ट्रांसफर प्रपोर्शनेट डीआरआर टू जनरल रिजर्व, आई होप ये समझ में आ गया है। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मैंने अभी आपसे जस्ट डिस्कस किया। तो आप डिबेंचर्स को किस किस तरह से रिडीम कर सकते हो, या तो लमसम ऑन मैच्योरिटी, या तो क्या करोगे पूरा 10 लाख एक साथ मैच्योरिटी पे आप रीपे कर दोगे, या इंस्टॉलमेंट्स में दोगे बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ठीक है, या तो टुकड़ों टुकड़ों में जितना भी प्रपोर्शनेट आपका ड्रॉ ऑफ लॉट्स के अकॉर्डिंगली आप इंस्टॉलमेंट्स में रीपे बैक करते जाओगे। ठीक है, तो जो भी होगा वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हम उसी को फॉलो करेंगे। तो बस इतने थे आपके कॉन्सेप्ट्स। अब जल्दी से हम लोग एक समरी रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर की, आपका पूरा 1 शॉट रिवीजन यहीं पर इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से समरी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले डीआरआर क्रिएट करना है। कितने से? 10% से। ठीक है, और या 100% से अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स अलोन दिया हुआ है तो, अदरवाइज आपको 10% से डीआरआर क्रिएट करना है। किस अमाउंट पे? ऑन आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स पे आपको 10% या 100% लगाना है। ठीक है, और इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ। समझ में आ रहा है? अगर डीआरआर उस कंपनी को बनाना है तभी आपको डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री करनी होगी। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है आपको? परचेज या इन्वेस्ट करना है किसमें? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट दैट इज डीआरआई में। किस परसेंटेज से? 15% से ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम। जितने डिबेंचर्स हमारे ड्यू है रिडेम्पशन के लिए उसका 15% आपको निकालना है, उसके फेस वैल्यू का 15% आपको निकालना है और डीआरआई परचेज करना है। ठीक है, ये भी इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर आपके टेबल में उस पर्टिकुलर कंपनी को डीआरआई में इन्वेस्ट करना है तभी आप एंट्री करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है, देन फिर क्या होगा? उसके बाद जो डीआरआई में इन्वेस्ट किया उसको हम सेल कर देंगे, उसको रियलाइज कर देंगे ऑन और बिफोर रिडेम्पशन डेट। ठीक है, तो बेटी की शादी के पहले पहले हमारी पूंजी को हम बेच देंगे। ठीक है, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट उनको बेच के पैसा रियलाइज कर लेंगे। देन ऑन रिडेम्पशन डेट, बेटी की शादी के दिन हमें क्या करना होगा? अमाउंट ड्यू, पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे, डिबेंचर्स को रिडीम करने की ड्यू करने की एंट्री, एंड देन डिबेंचर होल्डर्स को पे करने की एंट्री। ठीक है, तो 2 एंट्रीज हो जाएंगी, एक रिडेम्पशन ड्यू करने की एंट्री और एक पे करने की एंट्री। तो अमाउंट ड्यू एंड पे टू द डिबेंचर होल्डर्स, ये दोनों एंट्रीज हो जाएंगी रिडेम्पशन डेट पे। एंड अब यहाँ पर पूरी कहानी कंप्लीट हो गई, रिडेम्पशन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में आपको क्या करना होगा? इस डीआरआर, जो हमने डीआरआर यहाँ पे क्रिएट किया था उसका कुछ भी यूज़ नहीं बचा, तो उसको हम क्या कर देंगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में आ गया?
चलिए, तो आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के। ठीक है, तो वन शॉट रिवीजन में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स इसके ब्रशअप कर लिए हैं। अब जल्दी से आपको क्या करना है, इस चैप्टर के जल्दी से क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। तो आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट्स हो, परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी चैप्टर्स हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।